Hi everyone, welcome to CACPIS Academy. This side of Purvo. Today's date is 13th of August 2025. Let's start the analysis very soon. So अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से @CACP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. सो there's an announcement for you. If you are working professional, अगर आप जॉब कर रहे हो एंड आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है दिन के समय पर, हमारे पास एक बैच है जो कि है 7 to 9 PM बैच फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स स्पेशली क्राफ्टेड फॉर इट, जो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 12th of August. अभी भी एडमिशन्स चालू है, बैचेस फिलअप हो रहे, तो आपको अगर एडमिशन्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन्स ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन 13th of August, दैट इज़ जापान पॉपुलेशन डिक्लाइन. जो एक इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल आया है उसको हम डिस्कस करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर एनालिसिस की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पार्लियामेंट में बहुत डिबेट्स हुए हैं, तो उसका एक एनालिसिस, क्या प्रोसीडिंग्स है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, किसने क्या कहा, वो एक डिस्कशंस हम करेंगे. उसके बाद हिमालयन फ्लैश फ्लड्स, उसके रीज़न्स हम जानेंगे. यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फ्लैश फ्लड्स ऑकर नहीं हो रहे, इट इज़ बिकॉज मोर ऑफ द ह्यूमन ग्रीड. ठीक है, बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है. फिर हम देखेंगे डिजिटल पुश इन एजुकेशन की, डिजिटलाइजेशन और एजुकेशन को कैसे एमलगमेट करके इसको उसमें बेहतर एक प्रयास और रिज़ल्ट लाया जा सकता है. एंड लास्ट में सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन. ओके, लेट्स सी. जो आर्टिकल है, इट इज़ व्हाट्स ड्राइविंग जापान्स पॉपुलेशन फॉल विद अ रिकॉर्ड डिक्लाइन ऑफ 9 लाख पीपल इन 2024. कि पॉपुलेशन में 9 लाख की डिक्लाइन देखी गई है, तो उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, जापान्स पॉपुलेशन डिक्लाइन इज़ बोथ डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज. Critically analyze the causes and implications and suggest suitable policy and responses drawing from global best practices. या फिर इसको critically analyze in context of India. In context of India भी हो सकता है. सो ज़्यादातर क्वेश्चंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया में ही आएगा, डायरेक्टली जापान का कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो लेट्स सी. सो बिफोर दैट कुछ पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर होगा ये, तो इसमें कुछ आप बेसिक्स जान लीजिएगा, जैसे कि TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसके बाद बर्थ रेट क्या है, ये आपको जानना है. उसके बाद यू मस्ट नो अबाउट द DTT, दैट इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी. Then about it's fine. Then आप क्या, you can also know about aging population. You should know about the DD, that is the demographic dividend. तो वो सब आप थोड़े से बेसिक्स आप देख सकते हो. ठीक है, सो चलिए. सो द करंट सिचुएशन इन जापान, जो पॉपुलेशन है 2024 में, इसमें 120.65 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 9,08,000 एक साल में लार्जेस्ट फॉल सिंस 1968. सो जो TFR है 1.2 है, वेल बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल. रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल इज़ योर 2.1. देन नेक्स्ट, ट्रेंड पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 16 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कि पिछले 16 साल से ये ट्रेंड चला ही आ रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रहा है. ठीक है, एक टाइम होता है कि पॉपुलेशन स्टेबल होता है, फिर पॉपुलेशन थोड़ा इंक्रीज़ होता है, फिर पॉपुलेशन बूम होता है, फिर पॉपुलेशन स्टेबल, देन स्टार्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन. दिस इज़ नोन एज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी. ठीक है. द बर्थ्स इन 2024 6,86,061 इज़ द लोवेस्ट सिंस 1989. चलो ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो एंड यू कैन कंपेयर विद इट्स कंट्रीज. सो यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है यहाँ पर द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन. द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन. ओके, सो द फर्स्ट cause we may decline here about some economic factors are also there, जैसे कि high living cost. So this high living cost in urbanized environment make raising children expensive. इसीलिए
बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, बर्थ नहीं दिए जा रहे. देन इन जापान देयर इज़ एन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी जापान में है सिंस 1990s. ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग बैड अबाउट इट बिकॉज ऑलरेडी जापान हैज़ अटेन्ड इट्स डेवलप्ड पोजीशन. सो 1990 से ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन में है, डिक्लाइन नहीं. नेक्स्ट इज़ जापान में जो है उसके साथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. जापान हैज़ अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन बर्थ रेट. कुछ और फैक्टर्स है, कुछ सोशल फैक्टर्स है, कुछ कल्चरल फैक्टर्स है, जैसे रिजिड जेंडर रोल्स. देखिए जापान के कंटेक्स्ट में भी हम जेंडर रोल्स डिस्कस कर रहे हैं कि इन जापान ऑल्सो देयर वोमेन फेसेस डबल बर्डन ऑफ वर्क एंड प्लस अनपेड हाउस होल्ड ड्यूटीज़. तो वो सिर्फ इंडिया का मैटर नहीं है, वो जापान का भी है. देन लिंक बिटवीन मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग, लाइक द नॉन मैरिटल बर्ड्स आर रेयर कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़. कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप देखते हो ना, नॉन मैरिटल बर्थ मतलब शादी से पहले, बिना शादी के भी बच्चे जन्म होते हैं या फिर वो बहुत से है, पर जापान में ये वाला मिसिंग है. जापान इज़ वेरी मच कल्चरल. थे जैसे इंडिया में है कि शादी के बाद ही बच्चा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट. तो सिमिलरली जापान ऑल्सो हैज़ द सिमिलर कल्चर कि बिफोर मैरिज अ चाइल्ड कैन नॉट बी बॉर्न. देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ प्रोक्रिएशन बिफोर मैरिज. फिर एडुकेशन के प्रेशर्स है. एडुकेशन प्रेशर, that heavy parental investment in children's education, it discourages larger families. तो अगर आप देखते हो ना, जापान और इंडिया का जो रीज़न है बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. कि आने वाले सालों में या फिर आने वाले दशकों में अगर इंडिया का पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है तो इसके भी रीज़न्स यही होंगे. फाइन, ओके. सो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर हमने अभी ये कॉजेज डिस्कस किया है, सो यू कैन ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस. कि पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. जैसे नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा. लेबर फोर्स जो होगा वो श्रिंक होगा. देयर विल बी श्रिंकिंग ऑफ लेबर फोर्स एंड विच विल लीड टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. देन टैक्स बर्डन भी ज़्यादा होगा ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन. देन सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं. दैट देयर विल बी प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन. देन नंबर 3, और ओके ना, सोशल इम्पैक्ट में और एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिस्क ऑफ सोशल आइसोलेशन ऑफ फॉर एल्डरली. ठीक है, अगर आने वाले जनरेशन्स कम होंगे, नंबर्स अगर कम है, तो जो आज यंग पॉपुलेशन है वो जब बूढ़े होंगे वो दे विल बी गेट इनटू सोशल आइसोलेशन. नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है. द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर देखें हम कि देयर विल बी अ रिड्यूस्ड डेमोग्राफिक वेट, कि लोग बाग कम हो जाएंगे, विच विल affect द जापान्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस. देन देयर विल बी intergenerational equity issues. Intergenerational equity issues जैसे there will be fewer young people supporting more elderly. तो वहाँ पर देखा जाएगा बाद में कि जो पॉपुलेशन है that will become a burden on the society rather a resource on the society. क्योंकि केयर करने के लिए मतलब टेक केयर करने के लिए लोग ज़्यादा होंगे, कम होंगे, और जिनका केयर रखा जाएगा वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे. तो दैट विल लीड टू अ बर्डन. ठीक है. सो व्हाट कुड बी द मेजर्स है. अगर हम अभी मेजर्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो द मेजर्स कैन बी, जैसे कुछ प्रो नेटल पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, लाइक बाय गिविंग चाइल्ड केयर सब्सिडीज, पेरेंटल लीव, financial incentive for increasing population. There must be workplace reform. कि there must be attempts to reduce the overtime and promote work-life balance. कि ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है. Then limited immigration मतलब बाहर जाना. Skilled worker entry allowed.
ठीक है, बट विथ कल्चरल रेजिस्टेंस। चलो ये हो गया हमारा जापान के पॉपुलेशन डिक्लाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एनालिसिस। सो द न्यूज़ इज़ हियर, ऑपरेशन सिंदूर 300 किलोमीटर किल, हाउ द इंडियन एयरफोर्स में हैव अ सेट अ रेयर रिकॉर्ड। सो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी इट कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑन May 2025 द इंडियन एयरफोर्स रिपोर्टेडली destroyed a high value पाकिस्तानी airborne platform likely ELINT or EWNC from 300 km range using a S-400 ट्राइम सिस्टम। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका S-400 ट्राइम सिस्टम या फिर S-400 सुदर्शन चक्र। So what is the significance there? कि there is a possibly a longest recorded surface to air kill in modern warfare. Then verification, kill confirmed through electronic tracking and radar bleep data, not manually. The system used S-400 Triumph. It is a long range surface to air missile system from Russia, which is a part of India's modern integrated air defense system. Okay. So यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, यहाँ पर आपको S-400 के डिटेल्स आपको पढ़ने हैं फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, इसका रेंज देखना है, रेंज क्या है 400 किलोमीटर है। कि फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द मल्टी टारगेटिंग which can simultaneously engage in 36 targets. Then it uses phased array radar for precision tracking। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। फिर उसके साथ आप कुछ सपोर्टिंग सिस्टम्स है, जैसे बराकेट, MRSAM, ये कहाँ से लिया गया है, फिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी। सो अगर हम इसमें सिग्निफिकेंस और देखने के लिए जाए कि वाई डज इट मैटर स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज द फोर्सेज दे एडवर्सरी टू रीथिंक देयर एयर ऑपरेशंस विच विल रिड्यूस द कॉन्फिडेंस इन डिप्लॉइंग दिस थिंग्स, जैसे कि आप ELINT बोलो या फिर EWNC बोलिए, तो दैट विल रिड्यूस द कॉन्फिडेंस। देन there would be a force multiplier, जैसे S-400 will provide the standoff engagement which will prevent adversary from using long range glide bombs। फिर होगा their earlier engagements, पहले जो engagements था that was within 150 to 200 किलोमीटर, बट ये अभी बढ़ के 300 किलोमीटर हुआ है। So India's capability now exceeds regional precedence। ठीक है, तो however this enhances survivability of India's own assets, builds a robust air denial bubble। जियोपॉलिटिकल और लीगल डायमेंशंस से अगर हम या इसको डिस्कस करते हैं, तो इंडिया हैड ऑर्डर्ड अराउंड 5 S-400 यूनिट्स एंड 3 डिलीवर्ड, द रेस्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 2026। किससे? रशिया से। द परचेज डिस्पाइट US कैट्सा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट थ्रेट। मतलब अमेरिका ने सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाने के बाद भी ये परचेज हुआ है। US और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है अभी वो थोड़ा सा ख़राब है, वेयर द वाशिंगटन हैज़ सो फार रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग कात्सा सैंक्शन ऑन इंडिया, कि इंडिया के ऊपर अभी भी कात्सा सैंक्शंस, आप ये देख सकते हैं कात्सा सैंक्शंस, वो इंडिया के ऊपर नहीं लगाया गया है अभी भी, बट इट रिकॉग्नाइजेज इंडियाज़ रोल इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बाय रिकॉग्नाइजिंग इट, सॉरी। सो देर इज़ ऑल्सो एन रीजनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट एज वेल, जैसे Pakistani Air Force, it would reassess the airborne ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance deployment, and also along with that China may also adapted its own air strategies along the places। Alright, so these are some analysis, थोड़ा बहुत अगर वो अभी चर्चे में है तो इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट we will see the reasons of Himalayan flash floods। सो क्या है, देखिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल, ग्लोबल वार्मिंग अलोन इज़ नॉट बिहाइंड उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड्स बट ग्रीडीज। ओके, सो तो फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिड फ्लडिंग इन अ लो लाइंग एरियाज़, कुछ मिनटों में या फिर घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल अगर हो जाए, या फिर कहीं किसी का मतलब किसी नदी का बांध अगर टूट जाए, या फिर कोई भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो जाए,
तो दैट विल रिजल्ट इन टू अ फ्लैश फ्लड विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन द हिमालयन रीजन्स. वाई हिमालयन रीजन में ये कॉमन क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्टीप ग्रेडियंट्स देन फ्रेजाइल जियोलॉजी और वेरी हाई इंटेंसिटी रेनफॉल. ठीक है, तो जो उत्तरकाशी है वो उत्तराखंड में है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयास. दिस रीजन इज़ वेरी मच प्रोन टू द क्लाउड बर्स्ट या फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, लैंडस्लाइड, डैम फेलियर्स, मानसून इंड्यूस्ड फ्लड्स, उन सब की वजह से. तो बाकी तो चलो घिसा पिटा है. जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करना है कि कॉजेज़ हमें डिस्कस करना है. एक तो है नेचुरल कॉजेज़ विच इज़ क्लाइमेटिक. ओके, ज़्यादा रेनफॉल होना, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये सब चीज़ें जो है वो नेचुरल कॉज है. पर अभी जो चीज़ें हैं वो हमें मैन मेड देखना होगा. जैसे उस चीज़ को हमें क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मतलब इंसानों की गलतियों की वजह से जो होने वाला है. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है इंसानों की वजह से. जैसे कि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन. ठीक है, फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन despite the code bans, then widening of the चार धाम रूट को वाइड करने की वजह से भी हो सकता है ये, विदाउट स्लोप और स्टेबिलिटी मेजर्स. देन एनक्रोचमेंट, कहाँ का एनक्रोचमेंट ऑफ द नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, की जो पानी बह के ड्रेनेज सिस्टम से जाएगा, उस ड्रेनेज सिस्टम को ही अगर आप एनक्रोच करके इलीगली कंस्ट्रक्ट करके अगर आप घर बना के रह रहे हो तो ये तो होना ही था. देन ओवर टूरिज़म, बहुत ज़्यादा लोग घूमने जा रहे हैं तो वो भी, क्योंकि वो ज़्यादा टूरिज़म होगा तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस होगा. एंड लास्टली आई विल से अबाउट द डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ रिड्यूस्ड द स्लोप स्टेबिलिटी. इस सब चीज़ों की वजह से ये घटना इस बार हुआ है. ठीक है, अगर हम अगर हिस्टोरिकल देखते, हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड, तो 1880 में भी फ्लैश फ्लड्स हुआ था इन धराली, उत्तराखंड धराली में हुआ था. फिर 1970 और 78 को अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में भी लैंडस्लाइड हुआ था ड्यू टू लैंडस्लाइड डैम बर्स्ट्स. ओके, आप मुझे कमेंट में बताइए अलकनंदा और भागीरथी का जो कन्फ्लुएंस होता है, उस कन्फ्लुएंस का नाम क्या है और उस कन्फ्लुएंस से क्या नदी निकलती है. ठीक है, उसके बाद 2011 में आसी गंगा में फ्लड हुआ विच डिस्ट्रॉयड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस लेबर कैंप्स. 2013 में हुआ केदारनाथ में डिज़ास्टर हुआ. और 23-24 में देयर वाज अर्ली सीजन डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल इवेंट्स एज वेल. ऑलराइट, इसमें कंसिक्वेंसेस क्या है? कंसिक्वेंसेस है ह्यूमन मतलब लॉस ऑफ लाइव्स, डिस्प्लेसमेंट, लाइवलीहुड डिस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस. फिर रिवर कोर्स ऑल्टरकेशन, जैसे रिवर्स का जो रिवर जो है, नदी है, उसका जो बहाव का जो पथ है वो पथ चेंज हो जाना. सेडिमेंट लोड इंक्रीज, नदियों में सेडिमेंट्स इंक्रीज हो जाना. फिर लॉस इन बायोडाइवर्सिटी एज वेल. ठीक है, सो दीज आर सम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज विच मस्ट बी एड्रेस, कि आने वाले दिनों में ये सब घटनाएं या फिर इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो. ऑलराइट, सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिजिटल पुश इन एजुकेशन. So digital push, especially in the classroom, reveals cracks in access and empathy. So what does it talks about? So let's see. It is on the context of digital push in education, which refers to information and communication technology or emerging tools like AI या फिर virtual reality
या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इन सब को एजुकेशन सिस्टम में कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वेदर इज ICT, AI या फिर VR। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 या फिर जो दीक्षा पोर्टल है, इन सब चीज़ों के नाम प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए। दीक्षा पोर्टल, स्वयं, या फिर कोई भी AI पावर्ड EdTech सोल्यूशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पुश। NEP, दीक्षा पोर्टल, स्वयं और कोई भी EdTech प्राइवेट कंपनी भी हो। तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 इट गेव द पुश ऑफ डिजिटल एजुकेशन, ओके, बट देयर इज अ कंसर्न, दैट इज द थिंग कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, कि हर लोग इस डिजिटलाइजेशन का जो बेनिफिट है, फ्रूट्स है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। कि यहाँ पर कुछ 2 केस स्टडीज़ यहाँ पर दिया गया है, which illustrates the cracks in the digital is equal to better mindset. कि the AI powered Anganwadi in Maharashtra, the children below 3 exposed to smart boards and AI headsets, lack of connection to real life sensory learning, risks eroding early childhood's need for physical, emotional and human interaction। मतलब यहाँ पर 2 केस स्टडीज़ किए गए हैं जहाँ पर ये हिट किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। तो हमारा जो एक माइंडसेट है कि डिजिटल अगर हो तो वो बेहतर है, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर AI पावर्ड आंगनवाड़ीज़ इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पर 3 साल के नीचे के बच्चों को भी स्मार्ट बोर्ड या फिर AI हेडसेट्स के वो संपर्क में आए हैं, विच लैक्स द कनेक्शन ऑफ रियल लाइफ सेंसरी लर्निंग। मतलब रियल 1-to-1 टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो मिसिंग हो जाएगा। विच रिस्क इरोडिंग अर्ली चाइल्डहुड नीड फॉर फिजिकल, इमोशनल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, वो बच्चों को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मशीन से वो सीखेंगे। नेक्स्ट, स्पर्श पेंशन पोर्टल फॉर आर्मी वेटरन्स, डिजिटल पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल स्ट्रगलिंग विद रूरल कनेक्टिविटी, कम्प्लेक्स फॉर्म रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़र अनफ्रेंडली डिज़ाइन। तो ये जो पोर्टल निकला है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र अनफ्रेंडली है, और ये कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी की वजह से ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ भी नहीं कर पा रहे। विच हाईलाइट्स द टेक सेंट्रिक सोल्यूशंस कैन एक्सक्लूड द वेरी ग्रुप्स दे एम टू एम्पावर। मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन या फिर टेक सेंट्रिक जो होता जा रहा है गवर्नेंस, तो जो उसका पर्पस है, जिनको एम्पावर करना है, शायद इस डिजिटल पुश की वजह से ही वो एम्पावर नहीं होंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द की कंसर्न्स इफ़ वी डिस्कस हियर? the key concerns can be digital divide। तो ये आप मेंस के लिए नोट करके रखिए, डिजिटल डिवाइड। फिर लॉस ऑफ ह्यूमन बॉन्ड इन लर्निंग। फिर ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक कम्प्लेक्सिटी, ओवर सेंट्रलाइजेशन and bureaucratic complexity। Then the neglect of teachers' autonomy, like these tech tools often imposed without adequate training or choice। Then historical amnesia, like ignoring past warnings on AI social effects। then कुछ systematic fragility भी है, like over reliance on digital can worsen or weak systems instead of fixing them। ठीक है, so this is about this analysis। next क्या है? next is very important, that is sickle cell elimination mission। तो हमें देखना होगा ये सिकल सेल डिजीज़ क्या है। ठीक है, हम देखेंगे क्विकली सिकल सेल डिजीज़ क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया 2047 तक, मतलब जब तक इंडिया वो विकसित भारत का जो प्रण है, तो इंडिया ऑल्सो वांट टू बिकम सिकल सेल डिजीज़ फ्री बाय 2047। तो वी हैव टू सी कि पहले कि ये सिकल सेल डिजीज़ है क्या। कि सिकल सेल डिजीज़ का जो डेफिनेशन है ये ऐसा है कि इट इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब अगर हीमोग्लोबिन अगर बोले कि सपोज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये ऐसा दिखता है, ठीक है, इट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन।
अगर वो सिकल सेल एनीमिया अगर है, सिकल सेल एनीमिया, तो वो हीमोग्लोबिन कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, ऐसा होगा, इट्स लाइक अ सी. सो देयर इज सिकल सेल डिजीज या फिर सिकल सेल एनीमिया. ओके, द कॉज ऑफ दिस कैन बी म्यूटेशन in certain gene which can be inherited in an autosomal recessive pattern. इसका सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स होगा एनीमिया, फिर पेन, बॉडी में पेन होना, ग्रोथ में डिले होना, और वेरी इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस. और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ सेंट्रल, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया. और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात जैसे स्टेट्स वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं. ठीक है, तो अगर हम नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को देखते, इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2023. द एम इज़ टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2047. टारगेट पॉपुलेशन कौन है? 0 से 40 साल ईयर ग्रुप अफेक्टेड इन ट्राइबल एरियाज. स्क्रीनिंग, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इन वल्नरेबल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स. फिर किया जाएगा काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, जेनेटिक काउंसलिंग, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, ट्रीटमेंट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सीयूरिया, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्रिवेंशन, प्री मैरिटल एंड एंटीनेटल स्क्रीनिंग टू ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल. तो ये जेनेटिक है. हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज एनालिसिस. So thank you so much, and don't forget to like, comment and subscribe to CSP Academy. Till then, thank you, take care.